हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री और मेंस में। तो आज जो भी आर्टिकल है उसमें बहुत कम ऐसे आर्टिकल है जिसको आपका जो रिपीटेड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल रिपीटेड है, तो मैं ऊपर से सभी चीज़ों को जो समझाया था उसी को मैं आपका समरी बता दूंगा। आप इसको बाकी जो पास्ट का डिस्कशन है उससे लिंक कर लीजिएगा। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। तो मानसून जो है वो लाइकली इस बार आपका जल्दी रीच करने वाला है बाय 27 मई। तो यूजुअली क्या होता है, जून के स्टार्टिंग से आपका जैसे देखा गया कि 2021 में जून 1, फिर 2020 में आपका जून 8, मतलब जून महीने में जून का फर्स्ट वीक में जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका ऑनसेट देखा जाता है केरला में। लेकिन इस बार क्या है, आपका ये लगभग 4-5 दिन अर्ली होने वाला है। और आईएमडी जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी ये फोरकास्ट किया है कि आपका जो रेनफॉल है वो इस बार जितना रेनफॉल होता है उससे ज़्यादा होने वाला है। और एक ज़रूरी मुद्दा इसमें ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो मानसून है उसका आपका जो परसेंटेज ऑफ रेनफॉल है वो कम हो सकता है एज पर आईएमडी। तो अभी इसमें क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। तो पहला इसका रीज़न है कि इंडिया का जो 70% पॉपुलेशन है डिपेंडेंट ऑन आपके 70% पॉपुलेशन आपके रूरल एरिया में रहती है। उसमें से अगर आप देखें तो लगभग 50% पॉपुलेशन खेती बाड़ी में डिपेंडेंट रहती है। तो जो 50% पॉपुलेशन है जो खेती बाड़ी में डिपेंडेंट है, इंडिया की टोटल बता रहा हूँ, ओके, 70% विलेज में रहते हैं और जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 50%, विलेज का नहीं पूरे इंडिया का 50% पॉपुलेशन क्या है, आपके खेती बाड़ी में डिपेंडेंट रहती है। और हमारा जो देश का अगर एवरेज देखे तो मोर देन 50% जो आपका क्रॉप्ड एरिया है वो रेन फेड है। इट मीन सिर्फ 50% एरिया में ही इरिगेशन का फैसिलिटी है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, मानसून बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छा मानसून अगर नहीं हुआ तो इससे क्या है, एग्रीकल्चरल स्ट्रेस देखा जाएगा। और एग्रीकल्चर में अगर स्ट्रेस आएगा तो फूड फूड सिक्योरिटी में स्ट्रेस आ सकता है। देन अगेन आपका जो रूरल इनकम है, जो रूरल हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वो कम हो सकता है। वो कम होते ही डिमांड जो मार्केट में है वो कम हो सकता है। डिमांड मार्केट में कम होते ही जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगा। और प्रोडक्शन कम होने का मतलब अल्टीमेटली क्या है कि आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो फर्दर इंक्रीज होगा। फिर जो फूड है, फूड में इन्फ्लेशन भी देखा जाएगा। तो फर्दर वो क्या करेगा, सोसाइटी में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कंट्री में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो ये सभी रटी रटाई बातें हैं जो मैं आपको हमेशा ही बताते आ रहा हूँ पिछले 4 महीने से। तो अभी इसीलिए इसमें ध्यान हमें क्या रखना है कि पहला तो मॉनसून का जो आपका पूरा फेनोमेनन है, तो मॉनसून क्या है, एक सीजनल विंड है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, जिसके वजह से क्या होता है आपके तिबेटियन जो प्लाटू है, जब लो प्रेशर फॉर्म होता है तो जो आपका इंडियन ओशन में जो आपका हाई प्रेशर जोन होता है वो क्या करता है, जो हवाएं हैं जो आपकी मॉइस्चर लेडन होती है उसको धकेलती है टुवर्ड्स इंडिया। और उसी से क्या होता है आपके मोस्ट ऑफ द पार्ट में, लगभग इंडिया का जो 80% रेनफॉल है टोटल 100% का, वो मानसून से ही आता है। तो इसीलिए क्या है, मानसून इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा एल नीनो ला नीना का फेनोमेनन होता है। ओके, तो एल नीनो होने से क्या होता है, आपका मानसून वीक हो जाता है। ला नीना होने से मानसून क्या है, स्ट्रांग हो जाता है। एल नीनो आने से ड्रॉट जैसी कंडीशन भी बन सकती है और ला नीना आने से क्या है, फ्लड जैसी कंडीशन बन सकती है। तो दोनों ही क्या है, एक्सट्रीम है। ओके, और इसी के साथ दो कॉन्सेप्ट है आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल। तो इंडियन ओशन डाइपोल अगर पॉजिटिव रहा तो मानसून अच्छी होती है और नेगेटिव रहा तो मानसून आपकी अच्छी नहीं रहती है। फिर आपका मीडियन जूलियन ऑसिलेशन है, तो ये एक पल्स ऑफ क्लाउड है जो क्या करता है, इंडियन ओशन रीजन में जो मानसून की हवाएं हैं उसमें इंपैक्ट डालता है पॉजिटिवली एंड निगेटिवली। ओके, तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में एज वेल एज आपकी जो ओवरऑल मानसून का क्या इंपैक्ट रहता है साउथ वेस्ट मानसून का एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वो हमें जानना जरूरी है। तो मैंने अभी जो बताया ना आपको, ओवर 52% ऑफ नेट सोन एरिया इज रेनफेड।
स्पेशली जो खरीफ क्रॉप है उसमें शॉर्टेजेस आ जाती है अगर रेनफॉल अच्छा नहीं होता है। और अगर रेनफॉल अच्छा होता है तो उसमें प्रोडक्शन बम्पर हो जाता है, जिससे क्या है, फूड सिक्योरिटी हो, रूरल इनकम हो, इन सभी चीज़ों में हमें आपकी सिक्योरिटी रहती है। ओके, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी फॉर प्री एज वेल एज मेंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट हैज चेंज इंडियाज टर्म ऑफ एंगेजमेंट ऑन टेरर एंड टाइज। तो हाल ही में कल का न्यूज़ है कि जो आपका सीज फायर है वो आपका फाइनल हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसमें मेडिएशन किया बाय यूएसए। तो वो एक मुद्दा है कि आपका जो सीज फायर है अभी के लिए तो ये सीज फायर है, फिर भी कल कुछ ऐसी न्यूज़ें आई कि जो पाकिस्तान है उसने फिर से सीज फायर का वॉयलेशन किया है। तो वो मुद्दा तो है ही, लेकिन इसमें जो सी राजा मोहन साहब है जो आपके आईआर के मैटर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो सी राजा मोहन साहब इसमें बता रहे हैं कि कैसे जो इंडिया का स्ट्रेटेजी है, इंडिया का जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है विथ पाकिस्तान, वो कैसे चेंज हुआ है हाल ही में। तो इसमें एक नंबर ये बताया गया है कि जो आपका डीप स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है उसको रीडिफाइन किया गया है। तो पहले हमने जो भी आपके स्ट्राइक्स देखे थे सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे बालाकोट रीजन में हो या फिर उरी में हो, जो आपके हमने काउंटर अटैक किए थे आफ्टर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो उसमें देखा गया कि हमने सिर्फ क्या किया था, पीओके रीजन में ही आपका एक्शन लिया था। लेकिन इस बार क्या है, आपके पीओके के अलावा भी जो इंटीरियर रीजन है, स्पेशली जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, जैसे बहावलपुर है, फिर आपका मुरीद के है, सियालकोट है, इन जगहों में भी अटैक किया गया है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के सिर्फ आपके जो पीओके जो ऑक्युपाई करके रखा है पाकिस्तान ने, सिर्फ उसी रीजन में टेरर कैंप नहीं है, उसके जो मेन सेंटर है पंजाब प्रोविंस, उसमें भी क्या है, टेररिज्म पनप रहा है, और वो भी विथ स्टेट सपोर्ट, वो भी विथ सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो चाहे सिविलियन का गवर्नमेंट हो या फिर मिलिट्री का जुंटा का गवर्नमेंट हो। ओके, तो वो चीजें इसमें क्लियर हुई। तो हमने डीप स्ट्राइक से क्या किया, आपका हमारा जो डॉक्ट्रिन है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसको चेंज किया है इसमें। ओके, नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी एज लेवरेज। तो पहले हम क्या करते थे, आपके वाटर को वेपनाइज नहीं करते थे, लेकिन इस बार ऐसी हालत आ गई है कि हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है इवन उसको भी सस्पेंड किया है, क्योंकि हम इसमें क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान अभी जो डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं हो रहा है, पीसफुली टॉक करने से भी नहीं मानता है। ओके, तो उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी को जो लेके जो हम पहले जो हमारा आपका पोजीशन था उसको हमने चेंज किया है, सस्पेंड किया इस बार, ताकि एक सबक पाकिस्तान को दी जा सके। तो इसमें हमने एक सब्सटेंटिव शिफ्ट देखा है। ओके, अर्लियर हमारा रिलक्टेंस रहता था, लेकिन अब जब पाकिस्तान ही हमारे बारे में नहीं सोचती है, हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करती है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, तो जो पाक बेस्ड या फिर पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करती है, देन जब हम उनके टेरर कैंप को खत्म करने जाते हैं तो उसके बाद वो रेस्पॉन्स में क्या करती है, हमारे सिविलियंस को अगेन इस बार तो गवर्नमेंट ने खुद टारगेट किया है। जो जम्मू कश्मीर में हाल ही में आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अटैक काउंटर अटैक हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे इधर तो कोई टेररिस्ट बेस नहीं है, हमारा फॉरेन पॉलिसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, हम टेररिज्म को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं लाइक पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट आपका जो टेरर एक्ट ऑफ वार डॉक्ट्रिन, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको इस डॉक्ट्रिन को डॉक्ट्रिन की घोषणा की है। कैसे कि फ्यूचर में अगर कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसको हम वार की तरह मानेंगे और उस तरह से ही क्या है, काउंटर अटैक किया जाएगा। तो ये एक अच्छा काम किया है बाय आवर गवर्नमेंट कि कोई भी टेरर एक्टिविटी हो, अब ये हम ये नहीं मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट का काम है, इसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है जो रहता ही है, तो इसीलिए हम इसको वार डिक्लेयर कर देंगे। तो इसीलिए क्या है, पाकिस्तान को अभी ये समझना जरूरी है कि उनके देश से कोई प्रॉक्सी वारफेयर टेक्निक्स हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होना है, और अगर होता है तो उसका अंजाम जो अभी देखा गया वैसा ही अंजाम उनको देखना पड़ेगा इन फ्यूचर।
नेक्स्ट है आपका मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इम्पेरेटिव। इसमें थोड़ी सी सी राजा मोहन साहब ने ये कही है कि हमने मिलिट्री में बहुत ज्यादा एज हासिल की है, पावर हासिल की है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, अभी भी हमारा जो डिफेंस रिफॉर्म है, जॉइंटनेस है, टेक्नोलॉजिकल जो सुपीरियरिटी है, उसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, इसमें एक बात बताई गई कि दिस मूवमेंट अंडरस्कोर्स द अर्जेंसी ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। तो इसमें एक अर्जेंसी बताई गई है। नो डाउट हम पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आगे हैं, आपके नेवी में हो या फिर आर्मी में हो या फिर एयरफोर्स में हो। लेकिन उसमें क्या है, और सिनर्जी लानी जरूरी है। ओके, इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। ओके, हमारी फोर्स किसी मामले में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन उसमें क्या है, हम और सिनर्जी लाके इसको और बेटर बना सकते हैं। तो जो डिफेंस के जो रिफॉर्म्स पेंडिंग है उसको ठीक करना जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर हम और ज्यादा जो आपका अटैक है उसको और भी बढ़िया से और भी टारगेटेड तरीके से कर सके। फ्यूचर के लिए हमें रेडी रहना जरूरी है। ओके, क्योंकि दुश्मन जब घिरे हो चारों ओर से तो हम पेसिफिस्ट पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। वी नीड टू रेडी फॉर फ्यूचर एक्शन। ओके, और इसके साथ ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको और बढ़ानी है, और बाय 2047 हमें एक ग्रेट पावर बनना है जो डोमिनेट नहीं करेगा दूसरे देशों को, लेकिन अगर किसी ने डोमिनेट किया तो उसको काउंटर कर सकता है। तो वो सभी चीजें रखनी जरूरी रहेंगी। तो इस बार जो आपका मेंस है उसमें क्वेश्चन बन सकता है, ओके, कि क्या शिफ्ट देखा गया है हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बाकी चीजें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट सिंपल छोटा सा आर्टिकल है, सीनियर यूएस एंड चाइनीज ऑफिशियल्स मेट इन जेनेवा। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मेट किया है दोनों ही देश ने, सॉरी मीट किया है दोनों ही देश ने, कि डी एस्केलेट करना है ट्रेड वॉर को लेके। जो ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, तो उसमें मीटिंग हो रही है, और जो टैरिफ लगाया गया है भाई दोनों ही देश बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया है, 145 बाई आपके यूएसए एंड अबाउट 125 बाई चाइना। ओके, बेजिंग स्लैप्ड 125 एंड यूएसए 145। तो इसके वजह से क्या है, अभी यूएस और चाइना दोनों ही बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। तो ये दोनों ही जब क्या करेंगे, इस तरह से टैरिफ का वार करेंगे, तो इससे क्या है, आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जाएगा दूसरे देशों में भी। ओके, तो उससे क्या है, आपका जो वर्ल्ड का बिजनेस है, जो इकोनॉमी है, वो आपका स्लो पड़ जाएगा। तो इन दोनों देशों को एक कंसेंसस में आने की जरूरत है। तो वही चीजें आप देख सकते हैं कि आपके यूएस और चाइना के जो डेलीगेट्स हैं वो आपके जेनेवा में मीट करने वाले हैं। ओके, अभी तक मीट हो गया है, तो ये डिस्कशन बाद में जो आता है वो देखना पड़ेगा। ये भी एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आपके रशिया को यूक्रेन के जो एलाई है, तो इसमें यूक्रेन के एलाई स्पेशली नेटो के बारे में कहा गया है। और दो लीडर को आप देख सकते हैं, एक केयर स्टेमर है जो आपके यूके के पीएम है, और देन इमानुएल मैक्रोन। तो इन दोनों ही लीडर ने आपके जो कीव है, कीव में जो भी मार्टर है, सोल्जर है, जो मार्टरडम हासिल कर चुके हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हुए ये फोटो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि 30 डे का एक सीज फायर रशिया को एक्सेप्ट करना चाहिए, और फर्दर डिस्कशन में बैठ के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, वार एक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अफेयर है। इसमें सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। जो आपके इनोसेंट सिविलियन है वो टारगेटेड हो जाते हैं। तो दो देश की फोर्स में जो फोर्स तो लॉस हो ही रहा है, अभी फोर्स मरे या फिर आपके जनरल जो पीपल है, सिविलियंस है, वो आपके मरे है, तो ह्यूमन ही परिवार उजड़ता है, देश की इकोनॉमी आपके वार जैसे चीजों में वेस्ट हो जाती है। इससे जो देश है वो एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स के टर्म में बहुत पीछे चला जाता है। तो क्या है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यूएन का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ है, ताकि जो भी इंटरनेशनल लेवल में इश्यूज है बिटवीन डिफरेंट नेशन, इसको पीसफुली सॉल्व किया जाए। ओके, तो वो चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। तो जो भी ऐसी तो कोई इशू नहीं होंगी कि उसको पीसफुली रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा विदाउट वार।
नेक्स्ट आर्टिकल अगेन टेरर के बारे में बात कर रहा है, और ये आप देख सकते हैं जो इनफेमस टेररिस्ट है, इनका फोटो इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें आपके लेफ्ट से हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर है, फिर आपके जैसे मोहम्मद के लीडर है, और फिर लश्कर ए तोयबा के लीडर है। तो ये ही आपके मेन वजह है अटैक के। ओके, तो यही जो आपके टेररिस्ट के जो आका है, जो ट्रेन करते हैं अगेंस्ट इंडिया। ओके, और इंडिया में आपकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको टारगेट करते रहते हैं, इवन मिलिट्री को भी टारगेट करते हैं, जैसे हमें जब हमने पुलवामा अटैक में देखा। तो अभी ये जो इतने आपके इनफेमस ब्रूटल जो टेररिस्ट है, इनको पनाह कौन दे रहा है? बाय पाकिस्तान। इवन पाकिस्तान फंडिंग भी करता है इनको, और इनको इस्तेमाल करता है स्ट्रेटेजी की तरह टू वीकन इंडिया by attacking our civilian infrastructure, by attacking our army, by creating a unpeaceful situation. Okay, तो खुद तो ये इकोनॉमी में सोसाइटी पे ध्यान नहीं देते हैं, लोगों के राइट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, और बाकी का जो डेवलपमेंट है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, और धर्म के नाम पे क्या करते हैं, आपकी जो पॉइजन है वो फैलाते हैं। तो उन्हीं के बारे में इसमें मेंशन की गई है कि कैसे इनको पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करता है अगेंस्ट इंडिया। खुद तो लड़ नहीं सकता है, लड़ने से हारेगा और हार चुका है कई बार। ओके, तो ये ऐसे एसिमेट्रिक वारफेयर को चालू रखा है उन्होंने, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इज सेफ हार्बर इंपॉर्टेंट फॉर सोशल मीडिया। तो सॉरी, तो चलिए देखते हैं कि सेफ हार्बर होता क्या है। तो सेफ हार्बर क्या है? जो सोशल मीडिया आपके इंटरमीडियरीज है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कौन हो गए? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फिर आपका ट्विटर जो अभी एक्स हो चुका है। तो ये जो है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, जो क्या करते हैं, आपके लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपनी मन की बातें लिख सके या फिर कोई क्रिएटिव चीजें कर सके। लेकिन उसमें क्या होता है, डिफरेंट समय पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीजें फैलती है। इवन कम्युनल हेट्रेड, एथनिक हेट्रेड, ओके, ये सभी चीजें भी देखी जाती हैं। तो अभी इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा कि सेफ हार्बर क्या करता है, सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट करता है, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है जो कि सोशल मीडिया को पता नहीं है, अगर पता है तो उनको वो चीजें ब्रॉट डाउन करनी होगी, अथॉरिटी को बतानी होगी, और अगर पता नहीं है तो क्या होगा, उनको आपका सेफ हार्बर मिलेगा, मतलब उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। और इसी पॉइंट की वजह से क्या है, जो आपके सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है वो बहुत समय पे रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, जानते हुए भी कि कोई आपका कंटेंट जो है सोसाइटी में हेट फैला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, फिर भी उसको ब्रॉट डाउन नहीं करता है। क्या प्रिटेक्स्ट देता है, क्या बहाना देता है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, जो एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए जरूरी है। लेकिन सिविलाइज सोसाइटी के लिए सिक्योरिटी, यूनिटी जो है वो भी जरूरी है, एनआरकी को भी हटाना जरूरी है। तो सोशल मीडिया से एनआरकी फैलाया जा सकता है। तो अभी इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है, ओके, ये मुझे जितना तक ध्यान है आईटी जो रूल्स है सेक्शन 79 है, उसके तहत सेफ हार्बर का प्रोविजन है। तो क्या सेफ हार्बर का जो प्रोविजन है सोशल मीडिया का, क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा सेफ हार्बर प्रोवाइड करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक बैलेंस लाना जरूरी है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। तो ये रहा आपको जो बताया था सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो इसके तहत सेफ हार्बर के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, तो सेफ हार्बर क्या है? लीगल एग्जाम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी से क्या है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है वो बच जाती है। ओके, कब तक बचेगी? एज लॉन्ग एज दे कंप्लाई विथ सर्टेन कंडीशन। अगर कंप्लाई नहीं कर रही है तब क्या है, अभी कोई समय क्या होता है ये पता नहीं चलता है कि वो जानबूझ के कंप्लाई नहीं कर रहे, ये हम पता नहीं लगा सकते। ओके, कि उनको पता भी है फिर भी वो कंटेंट क्या है ब्रॉट डाउन नहीं कर रही है। ओके, तो क्या होता है, देश में टेंशन फैल जाता है। तो उससे क्या सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को प्रोटेक्शन देना चाहिए, तो उसी को लेके ये आपका डिस्कशन आया है, ध्यान रखिएगा। तो अभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेफ हार्बर रेफर्स टू।
ओके, या फिर सेफ हार्बर रेफर्स टू, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है प्री में। और ओवरऑल जो आपका सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, ये सभी चीज़ों में आप जब सजेशन दें तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सेफ हार्बर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इसको जो सोशल मीडिया कंपनी है उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ओके, इस प्रोविजन को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। नेक्स्ट आर्टिकल, ये फिर से रटाया रटाया हुआ आर्टिकल आ गया है, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ इंडिया यूके ट्रेड डील। क्योंकि अभी अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इस आर्टिकल को हमने इंक्लूड किया क्यों है। इसीलिए ताकि जो हमने 3-4 आर्टिकल को डिस्कस किया, इंडिया यूके का जो आपका एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है और जो आपका होपफुली इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो इससे क्या होगा, दोनों देश के बीच में जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बढ़ेंगी और हमारा भी ट्रेड क्या है, यूएसए से डाइवर्सिफाई होकर यूके में चला जाएगा, या फिर ये जो मॉडल है इसको हम दूसरे देशों के साथ भी रेप्लिकेट कर सकते हैं ताकि हम अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करें। तो इसको आप सीधा सीधी विकसित भारत से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि एक देश क्या है, कब रियल पावर बनता है, जब इकोनॉमिकली साउंड होता है, इकोनॉमिकली पावरफुल होता है। क्योंकि हमें मिलिट्रीली पावरफुल होने के लिए, ओके, इकोनॉमिकली पावरफुल होना जरूरी है। टेक्नोलॉजिकली पावरफुल होने के लिए भी हमें क्या करना है, इकोनॉमी को बढ़ानी जरूरी है। कमाई होगा तभी हम नए टेक्नोलॉजी लाएंगे, ओके, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मिलिट्री में और खर्च कर पाएंगे। फिर आपके जो हमारा देश है वो, उसका जो वर्चस्व है वो विश्व में रहेगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी खुद आप पर्सनली भी देख लीजिए, आपका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है। आपके पास जितना अच्छा कमाई है, आप उतना अच्छा एम्पावर्ड है, कुछ भी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपको एक अच्छा लाइफ दे सकती है। लाइकवाइज एक देश के सेक्टर में भी ये, एक देश के लिए भी ये चीज़ें लागू होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, सीधा इस टॉपिक को जोड़िए आप विथ विकसित भारत, ओके, और बाकी आईआर के साथ, तो चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ज़्यादा लिंक कीजिए इसके उसके साथ। बाकी देखिए ये कौन से चीज़ों में छूट दी गई है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, तो इसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेल्फ डिफेंस क्लॉज इन ग्लोबल लॉ। तो ग्लोबल लॉ में क्या आपका क्लॉज है, क्या दफा है या फिर क्या प्रोविजंस है सेल्फ डिफेंस को लेके। तो ये आर्टिकल आया क्यों है, क्योंकि हाल ही में हमने क्या किया, अपने आप को सेल्फ डिफेंस किया अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अभी सेल्फ डिफेंस का जो आप आर्टिकल है, ये अगर आर्टिकल 51 देखें यूनाइटेड नेशन चार्टर का, यूएन चार्टर का, चार्टर मतलब यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, तो 51 कहता है कि आपका कोई भी चीज हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है अगर सेल्फ डिफेंस पे बात आ गई है, तो हम अपने देश को किसी भी हाल में डिफेंड कर सकते हैं अगर कोई देश हमारे ऊपर आर्म अटैक करता है तो। लेकिन इसमें प्री कंडीशन ये रखा है कि ये मस्ट बी एन आर्म अटैक होना चाहिए, मतलब एक देश से अटैक होना चाहिए। तो अभी इसमें आपका मन में एक सवाल बनेगा कि जो पाकिस्तान से जो अटैक हुआ, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप से, तो ये अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो आर्म अटैक तो नहीं था, लेकिन ये तो क्लियर ही है कि जो अटैक था वो बाय पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उसके आपके स्पॉन्सर की वजह से ही हुआ है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी अटैक पास्ट में देखे गए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का, उसका आईएसआई का, उसका मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। ओके, तो इसीलिए इसमें जो भी प्री कंडीशन रखा गया है वो चीजें, अब अगर आप इधर भी देखें, आईसीजे जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो एक आपका ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है यूएन का, तो उसने भी कहा है कि आपका रिक्वायर एट्रीब्यूशन ऑफ अटैक टू अ स्टेट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओनली इफ दे अटैक ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टेट। तो इसमें एक ये जजमेंट दिया कि कोई अगर टेररिस्ट ग्रुप भी है तो वो अटैक अगर कर रहा है, वो स्टेट के बिहाफ पे कर रहा है, पाकिस्तान का होके, तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं। ये चीजें इसमें मेंशन की गई है। और पास्ट में भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी जब 9/11 हुआ था यूएसए में 2001 में, ये भी एक दुखद घटना थी। तो टेररिज्म का हमला कहीं भी हो, वो चाहे हमारा दुश्मन देश में ही क्यों ना हो, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी दूसरे का घर जलता है तो उसमें आपको खुशी मिलने की कोई कारण नहीं होना चाहिए, वो अनएथिकल है। ओके, क्योंकि ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। तो पहले यूएसए ने खुद टेररिज्म को अपने फॉरेन पॉलिसी में रखा। इवन आपका जो अफगानिस्तान का पूरा मामला है, 1979 जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया, तो उसी में आपका क्या किया, आपके जो नॉन स्टेट एक्टर है उनको डेवलप किया गया।
स्पेशली बाय CIA, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ USA, एंड देन ISI। तो ये तो छुपी हुई बात नहीं है, इसमें सब क्लियर है। तो आप देख सकते हैं उसी टेररिज्म ने क्या किया, USA में अटैक कर दिया। उसके बाद USA आपका एक्टिव हो गई अगेंस्ट टेररिज्म, इवन इंडिया का भी साथ दिया कि हाँ टेररिज्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है। हमारे जो न्यूक्लियर हमने पावर को एक्वायर किया था 1998 में, उसके बाद उसमें जो सैंक्शन लगाया था उसको भी ईज कर दिया। और समझ में आ गया कि देश के पास जब दुश्मन से घिरे हो, देश एक दुश्मन से घिरा हुआ हो, तो उसको अपना प्रोटेक्शन रखना जरूरी है। ओके, तो अभी इसमें जरूरी क्या हो जाता है कि आप पास्ट में देख सकते हैं कि USA ने आपके डिफरेंट कंट्री में टारगेट किया है विदाउट इवन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। जैसे अलकायदा पे अटैक किया, ISI पे अटैक किया, तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट स्टेट का क्लियर नहीं हुआ था, फिर भी अटैक किया। तो वैसे ही हम भी अटैक कर सकते हैं। ओके, और हमारे पास तो पास में जो भी अटैक हुई है उसका आपका कनेक्शन भी पता चला है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से कनेक्शन है, इवन पाकिस्तान से फंडिंग है। इसीलिए तो FATF का लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में आ गया था कि फंडिंग करता है। ओके, तो इसीलिए क्या है, इन फ्यूचर आपका व्हाट इज सेल्फ डिफेंस क्लॉज इन ग्लोबल लॉ, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51, ओके, जरूरी है, ठीक है। और इसमें एक होमवर्क दूंगा, हमारे इंडिया का आर्टिकल 51 क्या कहता है, ये भी एक बार चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीजें पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएंगी। अभी देखते हैं एक आर्टिकल IMF के बारे में। तो अभी हाल ही में IMF ने क्या किया है, पाकिस्तान को आपका अबाउट 2.4 बिलियन ग्रांट प्रोवाइड किया है। तो अभी ये जो ग्रांट प्रोवाइड किया है, अभी इसमें हमारा देश IMF का मेंबर है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जो वोटिंग है उससे हम दूर रह सकते हैं, अब्सटेन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि USA जैसा देश जिसके पास कितना वोटिंग है, 16.49%। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि IMF का कोई भी प्रपोजल पास होने के लिए मिनिमम उसमें 85% वोट चाहिए। इट मीन्स विदाउट USA's वोट कोई IMF से ग्रांट नहीं ले सकता है, लोन उनका सैंक्शन नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स क्या किया इसमें, इस समय जिस समय पाकिस्तान आपका क्या कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट आपका टेरर एक्टिविटीज कर रहा है, उसको आपका जस्टिफाई भी करता है, तो उस देश को क्या कर रहा है, USA इस समय पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि USA को स्ट्रॉन्ग वर्ड से क्रिटिसाइज करना चाहिए था पाकिस्तान से। तो वो चीजें इसमें नहीं देखी गई है। ओके, इसीलिए US का भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और हमारा वोटिंग पावर जो IMF में है वो कम है, तो इसमें लगभग 2-3% कुछ ऐसा है शायद, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो अभी इसमें क्या बताई गई है कि ये जो इसके साथ अभी दूसरा आर्टिकल आया है कि when aid becomes ammunition across the border। तो अभी क्या है, ये जो एड पाकिस्तान को मिला है, ओके, अभी पता नहीं ये एड जो है आपका ये क्या करेंगे, मिलिट्री एक्टिविटीज में भी खर्च कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो आपका ये जो आपका उनको ग्रांट मिला है, इसमें आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है बाय पाकिस्तान, उसको आपका एक्सक्लूड नहीं किया गया है। इस जो पैसा है, जो ग्रांट है, इससे पाकिस्तान डिफेंस एक्सपेंडिचर भी कर सकता है। तो अभी पाकिस्तान इससे क्या है, ये जो फंडिंग मिली है, ये टेरर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए भी चैनलाइज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको बनाया गया है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो उस इंस्टीट्यूशन को जब भी वो काम करता है उसमें एथिकलिटी रहनी चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि पैसा एथिकली खर्चा हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये सभी चीजें क्या है, जाननी जरूरी रहेंगी। तो एथिक्स के पेपर में पूछा जा सकता है अबाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और कैसे एक दोगलापन दिखा जाता है, एक डबल स्टैंडर्ड देखा जाता है इंस्टीट्यूशन में, वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र साइन इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट। तो इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा कि आपके नॉर्दर्न जो रिवर है, जो हिमालयन रिवर है, स्पेशली ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट रिवर है, ये हिमालयन रिवर सिस्टम के तहत आती है और इनके आपके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है।
तो ये रिवर जो है पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब क्या, हर साल बहते रहते हैं, इसमें पानी की कमी नहीं होती है। इवन इससे फ्लड भी होता है, सोरो भी आ जाता है। ओके, जैसे कोशी आपका सोरो ऑफ बिहार है, दामोदर सोरो ऑफ बंगाल है, ब्रह्मपुत्र सोरो ऑफ असम है। ओके, गंगा जो है आपका बिहार, ये सब रीजन में, फिर आपका यूपी रीजन में फ्लड करते रहता है। तो इतना अगर एक्सेस वाटर है तो क्यों ना इसको चैनलाइज किया जाए टुवर्ड्स द पेनिनसुलर रिवर। ओके, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर में हम क्या इसको चैनलाइज नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है कि कर सकते हैं, थ्रू विच प्रोजेक्ट, इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के जरिए। ओके, तो अभी इसीलिए क्या है, आपके ये प्रोजेक्ट्स ली गई है बिटवीन दिस स्टेट, कि हम क्या करें, आपके वाटर स्कैसिटी रीजन में वाटर को चैनलाइज कर सके। तो ऑलरेडी यूपीएससी हो या फिर एपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दो आर्टिकल है जो बात करता है अबाउट मैंगो के बारे में। तो इंडिया क्या है, मैंगो में रिच है, डिफरेंट आपके वैरायटी ऑफ मैंगो मिलते हैं हमारे देश में। तो इस समय क्या है, या फिर पास्ट में भी देखा गया है कि एक मैंगो डिप्लोमेसी हुआ है। तो हम जो डिफरेंट नेशन है, वो चाहे आपके थर्ड वर्ल्ड के नेशन हो, जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, जिसमें आपके न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन एकजुट हुए थे, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ले सके विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम सुपर पावर नेशंस। ओके, तो उसमें नेहरू जी ने कैसे आपका नेहरूज मैंगो डिप्लोमेसी कैसे आम बांटी थी और एक आपका रिलेशन अच्छा करने की कोशिश की थी, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इसमें मैंगो डिप्लोमेसी से भी ज्यादा जरूरी ये सभी चीजें हैं कि 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद नाम का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें कौन कौन से लीडर्स थे, ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और आज के समय पे अगर आप देखें मेंस में, तो नाम का क्या रेलेवेंस है आज के समय पे, वो पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है कि हम यूएसए में अभी हाल ही में क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सरपासिंग यूएई। नेक्स्ट आर्टिकल, ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्रिंग दी पेरीफेरी टू दी सेंटर। तो इसमें ब्रिंग दी पेरीफेरी किसको बताया जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा कि जब गुप्ता आपका साम्राज्य था, गुप्ता एम्पायर था, तो गुप्ता एम्पायर के समय पे गुप्ता के पैरेलली डिफरेंट रीजन में डिफरेंट आपकी जो पेरीफेरी में डिफरेंट किंगडम हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आसाम के बारे में मेंशन किया है कि जब उस समय आपका जब सालस्तंभ जो डायनेस्टी था, ओके, या फिर जिसको मिलाचुआ डायनेस्टी भी कहा जाता है, उस समय पे आपके क्या है, जो दो पर्वतिया टेम्पल डोर फ्रेम मिला है, 6th सेंचुरी सीई का है। तो इस समय पे आप अगर देखें तो 6th सेंचुरी सीई में तो एक्चुअली आपका असम में बर्मन डायनेस्टी था, 350 टू 650 एडी में हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या है, जो सालस्तंभा डायनेस्टी है, उसके बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है, मतलब इस सेंचुरी के बाद। तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, आपका जो दो पर्वतिया टेम्पल का जो डोर फ्रेम है, उसमें गुप्ता जो आपका आर्किटेक्चर है, जो आर्ट है, वो देखा गया है इस दो पर्वतिया टेम्पल के डोर फ्रेम में। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें अभी क्या है, जो आपका सेंटर में जो रूलिंग था, उसका क्या इम्पैक्ट था डिफरेंट रीजन में, उसके बारे में आप जान सकते हैं। फिर इसमें आपका जो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था, उसके उसमें भी आपके क्या है, आसाम के बारे में मेंशन किया गया है। तो आसाम को क्या मुझे जितना तक ध्यान है, डबोका बोल के मेंशन किया गया है, या फिर फ्रंटियर किंग बोल के मेंशन किया गया है, जो एक उस समय क्या करता था, आपके गुप्ता के साथ आसाम का रिलेशन। फिर आप बाद में अगर देखें, हर्षवर्धना जब आया था पुष्यभूति डायनेस्टी का, तो उसके साथ क्या रिलेशन था, ये सभी चीजें मेंशन की गई हैं। ओके, ठीक है, तो ये सभी चीजें आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और कैसे आपकी जो सेंटर में जो आर्ट था, उसका क्या इम्पैक्ट था पेरीफेरी रीजन में, वो सभी चीजें पूछी जा सकती है। ओके, और जैसे दो पर्वतिया है, उसमें कौन से आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट पड़ा है, गुप्ता जो आर्किटेक्चर है उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, फिर और इसमें बताने का है क्या? ओके, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। इवन अर्थशास्त्र में भी नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पेशली आसाम के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ ये जो भी हमारा डिस्कशन है, ये समाप्त होता है। सभी आर्टिकल को एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा। ओके, कुछ समझ में ना आए
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपका जो डाउट है उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।